हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है बच्चों मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने जो है जो संधारित्र थे उनका समांतर और श्रेणी क्रम पढ़ा था बच्चों, और धारिता के बारे में भी हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं और संधारित्र की धारिता के बारे में भी हमें पता चल चुका है। तो बच्चों, जो पिछली लगातार क्लास आप हमारी अटेंड कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल कहना चाहूँगा। मैं स्पेशल क्यों कहना चाहूँगा स्टूडेंट, क्योंकि संधारित्र की जो धारिता हम पढ़ते हैं बच्चों समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में, बच्चे जब इस पर न्यूमेरिकल आते हैं तो बहुत से बच्चे न्यूमेरिकल रट के जाते हैं, उन्हें कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता कॉन्सेप्ट वाइज। तो हमेशा वो रटते हैं और फिर उनके अगर करा हुआ न्यूमेरिकल आता तो सही हो जाता है, अदरवाइज गलत हो जाता है। तो बच्चों, आज मैं आपको सबसे पहले संधारित्र की जो धारिता होती है, चाहे वो समांतर में हो चाहे श्रेणी क्रम हो, उसमें बोर्ड के कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा और कुछ एनसीईआरटी के, जिसमें आपको मैं बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों, और उसमें आपको धारिता और हर संधारित्र पे आवेश वगैरह निकालना सिखाऊंगा। तो अगर आप ये सीखेंगे तो आगे तक आपके काम आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारे टॉपिक है वो सबसे पहले हम समांतर व श्रेणी क्रम के जो भी संयोजन बच्चों हमने पढ़े हैं उसमें तुल्य धारिता पर हम सवाल करेंगे कि उनकी तुल्य धारिता कैसे निकाली जाती है। बच्चों, मैं इसमें आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें मैं आपको कुछ बोर्ड के क्वेश्चन भी कराऊंगा और कुछ एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल भी बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, जब आप इसको अच्छी तरह सीख लेंगे तो आप फिर अपना आप भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बच्चों, इसके बाद जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है कि जो संधारित्र हम पढ़ते हैं उसमें जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है और कहाँ पर स्थित होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होती है, तो हम उसका व्यंजक निकालेंगे। ठीक है बच्चों, और इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट बात भी बताऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है और ये इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। इसमें जो आप देखेंगे एक परिपथ हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और इस परिपथ में हमारे पास 3 संधारित्र हैं, C1 C2 C3, ये हमें परिपथ दिया हुआ है, क्वेश्चन में आया हुआ है। और बच्चों, इन तीनों की संधारित्र की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, और ये तीनों बराबर हैं 6 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है स्टूडेंट, बच्चों इस पूरे परिपथ में जो हमें स्रोत दिया है, विद्युत स्रोत जो हमारे पास बैटरी है वो 12 वोल्ट की लगी है। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ हमें निकालना क्या है। सबसे पहले बच्चों हमें पूरे संयोजन की तुल्य धारिता निकालनी है, और उसके बाद बच्चों में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों मैं आपको इसको निकालने का तरीका सिखाऊंगा कि इसको निकालते किस तरीके से हैं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जो हम इस तरीके से करेंगे, तो बच्चों आप हमेशा बैटरी से स्टार्ट करेंगे। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा आप हमेशा वहां से स्टार्ट करेंगे, कहीं और से स्टार्ट नहीं करना। तो जब बैटरी से स्टार्ट करेंगे तो बच्चों मानते हैं हम हमेशा बैटरी से जो आवेश होगा वो Q निकलेगा, ये आपको हमेशा लेके चलना है। तो बच्चों जो Q आवेश निकलेगा तो यहाँ पे हमारे पास एक बिंदु होगा जिसे हम कुछ भी बिंदु मान सकते हैं, A मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए। बच्चों अगर आप देखें तो आप जानते हैं कि यहाँ पे बिंदु पर आवेश 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक इस पार्ट में जाएगा और एक इस पार्ट में जाएगा। ठीक है, क्योंकि आवेश के पास हमारे पास 2 रास्ते हैं। तो बच्चों एक तरफ जो आवेश गया उसे मैं थोड़ी देर के लिए Q1 मान लूँ तो दूसरे को क्या मानूंगा बच्चों, Q2 मान लूंगा। इस तरह से आपको आवेश लेके चलना है बच्चों। ये Q1 आवेश जो C1 में से होता हुआ जाएगा वो इस रास्ते से जाएगा, ये आप देख सकते हैं, और वो जो हमारे पास होगा वो C2 में से भी प्रवाहित होगा। तो बच्चों C2 में प्रवाहित होगा वो इस प्रकार से निकल जाएगा। तो हम देखते हैं ये वाला जो आवेश है हमारे पास इस प्रकार से आ गया। और बच्चों ये Q1 आवेश जब यहाँ पे अगर मैं इस बिंदु को B मान लूँ और यहाँ से Q2 आवेश जो होता हुआ आएगा बच्चों C3 में से आएगा, और बच्चों ये आवेश जो इस बिंदु पे मिलेगा दोनों आपस में मिलकर फिर क्या हो जाएगा बच्चों, जितना आवेश हमारा बैटरी से निकला है उतना ही आवेश जुड़ जाएगा और यहाँ पे हमारा Q आ जाएगा। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, एक वैसे भी आप ध्यान रखना, जितना आवेश किसी बैटरी से निकलता है उतना ही आवेश उस बैटरी में जाना भी चाहिए। अगर आपने Q माना है तो 100% Q आवेश उसके नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा। तो अगर हम इस प्रकार से देखें तो अब आप अपना क्वेश्चन करना शुरू कर सकते हैं। बच्चों अगर मैं इसमें आपको फर्स्ट स्टेप की बात करूँ, स्टेप फर्स्ट, तो बच्चों स्टेप फर्स्ट में अगर हम देखें तो हम इस वाले सर्किट में लेते हैं जिसका नाम मैं एक काम करता हूं, एक का नाम मैं रख देता हूं फर्स्ट लूप और एक का रख देता हूं सेकंड लूप, इस तरीके से। तो बच्चों फर्स्ट लूप में अगर मैं देखूं तो Q1 आवेश C1 C2 में जा रहा है, और हम जानते हैं जो आवेश समान होता है बच्चों श्रेणी क्रम में समान होता है। तो ये आपको याद रखना है, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। ठीक है स्टूडेंट, समान, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम कह सकते हैं बच्चों जो C1 व C2 हैं वो कैसे हैं बच्चों, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम। तो स्टूडेंट्स अब हम जानते हैं जब श्रेणी क्रम में
संधाई जुड़े होते हैं तो उनकी जो धारिता निकलती है, श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए श्रेणी क्रम, जिससे हमें पता रहा है कि हम श्रेणी क्रम निकाल रहे हैं। बच्चों ये वैल्यू जो हमें दी हुई है, अगर हम देखें 1/c1 की वैल्यू कितनी बच्चों 1/6, और ये कितनी 1/6, और बच्चों ये सब माइक्रोफेरेड में, ठीक है स्टूडेंट। तो 1/c जो आएगा बच्चों, जो हम श्रेणी क्रम में ले रहे हैं, ये कितना होगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 कितना हो गया स्टूडेंट 2/6, और ये हो गया बराबर 1/3, और ये माइक्रोफेरेड में है। तो बच्चों हमें तो श्रेणी क्रम की धारिता चाहिए, हमें 1/c नहीं चाहिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, अगर हम इसका उल्टा कर दें तो c जो हमारे पास आएगा श्रेणी क्रम का, वो कितना आएगा बच्चों, वो आ जाएगा, हम इसका उल्टा कर दें तो आ जाएगा 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों गौर से देखो, अभी हमने एक लूप अपना कंप्लीट कर लिया है, C1 और C2 हमने निकाल लिया है। अब बच्चों हम स्टेप 2 पे बात करेंगे। स्टेप 2 बच्चों, स्टेप 2 में अगर आप ध्यान रखें तो हम इसको, बच्चों मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल खोल के बता रहा हूँ सही से। आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बच्चों जो हमारा पहला लूप क्लियर हो चुका है, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप देखें कि C1 और C2 मिला के हमारे पास एक संधारित्र बना है, जिसे मैं कह सकता हूँ ये संधारित्र इस प्रकार बन गया। और बच्चों ये जो श्रेणी क्रम वाला संधारित्र बना है, इसकी जो तुल्य धारिता है वो कितनी है बच्चों 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे बच्चों क्या लगी, हमारी बैटरी लगी है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये प्लस और ये माइनस, ये 12 वोल्ट। और बच्चों यहाँ पे हमारा संधारित्र कौन सा लगा है, ये संधारित्र हमारे पास है C3, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब आप इसमें गौर से देखें, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमने 2 संधारित्र की तुल्य धारिता निकाल चुकी है। वो जो तुल्य धारिता का संधारित्र है, उसकी जो धारिता है बच्चों 3 माइक्रोफेरेड है। अब बच्चों हमारे पास आप देख रहे हैं सर्किट थोड़ा सा सॉल्व हो चुका है। अब बच्चों थोड़ी देर के लिए ध्यान रखें कि इस वाले लूप में जो हमारा आवेश जा रहा है Q1 जा रहा है, और इसमें कितना जा रहा है Q2। और बच्चों जब 2 संधारित्र में आवेश अलग अलग होता है तो आपस में समांतर क्रम में होते हैं, तो हम कह सकते हैं जो श्रेणी क्रम का हमारे पास धारिता आई है, वह जो हमारे पास C3 है, ये कैसे होंगे बच्चों समांतर क्रम में। ये आप देख सकते हैं समांतर क्रम, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये जो पिछली क्लास में बच्चे हमारे साथ जुड़े थे, उन्हें पता है जब समांतर क्रम में संधारित्र होते हैं तो उनकी जो तुल्य धारिता आती है बच्चों, वो कितनी आती है, समांतर क्रम में धारिता जो होती है बच्चों, वो दोनों का जोड़ हो जाती है, एल्जेब्रिक सम यानी बीजगणितीय योग। तो जो हमारी श्रेणी क्रम में आई है वो प्लस जो हमारे पास C3 है, वो हम दोनों जोड़ देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास कितना आएगा, श्रेणी क्रम में हमारे पास 3 माइक्रोफेरेड है, और बच्चों जो हमारे पास C3 की वैल्यू है वो कितनी है बच्चों 6 माइक्रोफेरेड है। तो बच्चों टोटल कितनी हो गई है 9 माइक्रोफेरेड, ये आप समझ सकते हैं। तो बच्चों ये जो संयोजन की हमारे पास तुल्य धारिता हो गई है, संयोजन कंप्लीट संयोजन की जो तुल्य धारिता है कि तुल्य धारिता, तो बच्चों तुल्य धारिता हमारे पास पूरी आ चुकी है 9 माइक्रोफेरेड, 9 माइक्रोफेरेड, ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों हमारा एक पार्ट पूरा हो गया, हम इसको पूरा कह सकते हैं कि हमने तुल्य धारिता निकाल ली है। बच्चों अगर हम बात करें अब जो उसका सेकंड पार्ट था, हमारा सेकंड पार्ट, बच्चों सेकंड पार्ट में हमें हर आवेश पे क्या करना है बच्चों, आवेश निकालना है। तो हर आवेश पे अगर हमें सब पे आवेश चाहिए तो बच्चों हम कैसे करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखें, अगर हम देखें कि श्रेणी क्रम में जो है वो आवेश कैसे है बच्चों, समान है, Q1 है। तो अगर हम सबसे पहले Q1 को निकालें तो बच्चों हम जानते हैं जो धारिता का फॉर्मूला होता है वो होता है Q/V। तो यहाँ से आवेश कितना हो जाएगा बच्चों C/V, ये आप समझ सकते हैं। तो इस समीकरण का नाम A रख लेते हैं हम लोग। अब बच्चों अगर हम सबसे पहले अपने फर्स्ट लूप के लिए बात करें, यानी अगर हम बात करें फर्स्ट लूप, जो हमारा फर्स्ट लूप है उसके लिए बात करें, तो बच्चों फर्स्ट लूप में अगर हम देखें जो आवेश हमारा Q1 है तो Q की जगह हम Q1 रखेंगे। और बच्चों जो धारिता लेनी है तो Q1 तो दोनों में प्रवाहित हो रहा है, तो जो धारिता ली जाएगी वो तुल्य धारिता ली जाएगी श्रेणी क्रम की, तो वो आएगी श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, जब आवेश समान होता है तो दोनों धारिता जब आपको लेनी पड़ेंगी तभी आपका आवेश निकल पाएगा, ठीक है बच्चों। तो श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता, और बच्चों ये क्या आएगा हमारे पास जो विभव होगा। तो अब हम देखें अगर बच्चों Q1 हमारे पास है तो श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता कितनी है बच्चों, श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता हमारे पास आई थी 3 माइक्रोफेरेड, तो 3 माइक्रोफेरेड ये है। और बच्चों जो बैटरी का विभव है आप देख सकते हैं, क्योंकि ये C3 और ये पूरा लूप आपस में समांतर क्रम में थे, और समांतर क्रम में विभव कैसे होते हैं बच्चों, समान। तो इस पूरे लूप पे जो विभव होगा बच्चों कितना होगा 12 वोल्ट का। बच्चों यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि वोल्ट जो है विभव की SI यूनिट है और माइक्रोफेरेड जो है एक व्यवहारिक टाइप में यूनिट है, तो इसको हम SI यूनिट में करेंगे तो इसको फैरेड में करेंगे तो 10⁻⁻6 फैरेड आएगा, और ये 12 हो जाएगा बच्चों वोल्ट हो जाएगा इस तरीके से। और हम इसको डायरेक्ट सिंबल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों Q1 कितना आ जाएगा, हम कह सकते हैं 12 थर्ड्स
36 हो जाएगा स्टूडेंट, और ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -6। ठीक है बच्चों, इसे हम कूलाम लिख सकते हैं। चाहे तो हम इसे अगली लाइन में ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा Q1 बराबर 3.6 10 टू द पावर ये हो जाएगा -5, क्योंकि इधर जाएंगे तो एक ऐड हो जाएगा, मतलब प्लस होगा, -6 में +1 करेंगे तो -5। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो C1 और C2 है दोनों पर जो आवेश होगा, C1 और C2 पर दोनों पे आवेश बच्चों समान होगा, और वो Q1 की वैल्यू होगी हमारे पास 3.6 10 टू द पावर -7 कूलाम। तो बच्चों इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आवेश समान होते हैं, तो जब आवेश समान होते हैं तो बच्चे अधिकतर गलती करते हैं कि जो धारिता लेते हैं किसी एक की लेते हैं। बच्चों जिस संधारित्र में भी आवेश समान होते हैं उसमें धारिता हमें उस पूरे संयोजन की चाहिए होती है कि श्रेणी क्रम में जो है तो पूरे श्रेणी क्रम के हमें धारिता चाहिए। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, हमने 2 धारितों पे संधारित्र पे आवेश निकाल लिया है, अब हम तीसरे पे निकालेंगे। तो स्टूडेंट अब हमारा आवेश रह गया Q2 जो C3 पे निकालना है। तो बच्चों ये तो सीधा ही है, अगर हमें Q2 निकालना है तो संधारित्र सिर्फ C3 पे आवेश Q2 है, तो हम धारिता वो लेंगे जिस पे आवेश Q2 है C3, और बच्चों विभव अभी भी वही रहेगा 12 वोल्ट, क्योंकि ये और ये दोनों समांतर क्रम में, समांतर क्रम में विभव समान होते हैं। तो बच्चों Q2 बराबर कितना आ जाएगा, ये है हमारे पास 6 माइक्रोफैरड और ये है हमारे पास 12 वोल्ट, और बच्चों इसको हम कन्वर्ट करेंगे 6 × 10⁻12 फैरड, और ये 12 हो जाएगा। तो बच्चों कितना हो जाएगा 12 6 72। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कितना ये -6 होगा, माइक्रोफैरड है ना स्टूडेंट, तो -6। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये आ सकता है हमारा 6.2 × 10 टू द पावर -5 कूलाम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बच्चों एक सेकंड मैं एक चीज़ और हम चेक कर लें कि आवेश में हमने यहाँ पे सब सही चीज़ करी है। तो जो हमारे पास धारिता आई थी जो वो 3 माइक्रोफैरड थी, 3 हो गया, और ये 12 था हमारे पास, ये 12 इस तरीके से आ गया। चलिए बच्चों, अब हमारे पास हर प्रत्येक संधारित्र में हमारे पास आवेश आ चुका है। तो बच्चों ये Q2 आवेश है, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमने पहले तुल्य धारिता निकाली और उस प्रकार से हमने आवेश निकाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ये NCERT का बहुत अच्छा उदाहरण है, और कई बार वहाँ पे हम जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे किया गया है। तो बच्चों इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें हमारे पास 4 संधारित्र दिए गए हैं, C1 C2 C3 C4, और चारों पे जो हमारे पास धारिता है वो बच्चों बराबर है 10 माइक्रोफैरड की। बच्चों इस पूरे संयोजन पे जो विभव लगाया गया बैटरी द्वारा 500 वोल्ट का है। ठीक है बच्चों, इसमें हमें निकालना क्या है बच्चों, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले बच्चों में पूरे संयोजन की तुल्य धारिता निकालनी है, और फिर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसे करने का तरीका समझिए बहुत ध्यान से। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले बच्चों ये जो 500 वोल्ट है इसे हम बैटरी में शो करेंगे कि बैटरी में कैसे दिखाएं। तो इसमें मैं आपको सीधा दिखाता हूं कि हम जो ये संधारित्र दिखाएंगे इस तरीके से, ये मेरे पास C2 है, और ये अगर मेरे पास C1 है बच्चों, और इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास ये कितना हो जाएगा C4, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों C3। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों थोड़ा सा अगर गौर करें आप लोग, यहाँ पे हमें बैटरी के टर्मिनल नहीं दिखाई दिए, लेकिन हमें साफ पता चल रहा है कि जो ये वाला आवेश है धनात्मक है और ये भी आवेश धनात्मक है। तो इस तरह इसका मतलब हम इसे ऐसे ले सकते हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखें कि ये वाला टर्मिनल हम धनात्मक ले लें बैटरी का, और ये ऋणात्मक ले लें, और ये इस प्रकार बन सकता है बच्चों, क्योंकि आवेश हमेशा धनात्मक सिरे से मानेंगे हम लोग। तो जो आवेश यहाँ से जाएगा वो इस प्लेट पे धनात्मक देगा, और इस प्लेट पे भी धनात्मक देगा इस तरीके से, और इस पे भी धनात्मक देगा बच्चों, और बाकी सब पे ऋणात्मक आवेश आता चला जाएगा। वो हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। थोड़ा सा इस पॉइंट को लेके अगर हम A और B मान लें तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये Q आवेश जब बिंदु A पे जाएगा तो बच्चों इसके पास कितने रास्ते हैं जाने के लिए, 2 रास्ते हैं, एक C4 एक C1। ठीक है, उसके बाद C1 C2 और C3 और C4। बच्चों आवेश हमेशा अपनी धारिताओं के हिसाब से चलता है। आप देखें कि ये वाला C1 C2 C3 ये अलग संयोजन है, और बच्चों ये वाला संयोजन अलग है, तो इस पूरे संयोजन की धारिता अलग होगी और इसकी अलग होगी, उसी प्रकार से आवेश जाएगा। तो बच्चों आवेश यहाँ पे वितरित होगा। एक का नाम अगर हम Q1 मान लें पहले की तरह, और इसको Q2 मान लें, तो बच्चों ये आवेश Q1 होता हुआ यहाँ पे भी जाएगा, और फिर ये होता हुआ C3 में भी जाएगा इस तरीके से। और बच्चों ये जो हमारा Q1 आवेश है जब बिंदु B पर आएगा, और Q2 C4 से होता हुआ जब जाएगा, दोनों कंबाइंड होकर वापस कितने आ जाएंगे Q, और यही आवेश हमारा यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। बच्चों मैं फिर आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा बैटरी से आप जो भी आवेश मानते हैं निकलता हुआ, बच्चों वो आवेश अगर कितने भी पार्ट में डिवाइड हो, जितना बैटरी से आवेश निकला है वापस बैटरी के अंदर उतना आवेश जाना जरूरी है। अगर ऐसा आपकी समीकरण या आपका चित्र दिखाता है तो सही है, अदरवाइज आप एक बार अपना डायग्राम चेक कर लें। बच्चों फिर वही वाली बात आती है कि हमें सबसे पहले तुल्य धारिता निकालनी है, तो हम कैसे निकालें। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आप देखें तो हम जो एक अपना लूप देखते हैं बच्चों, अगर हम इसका आंसर निकालें तो कैसे निकालेंगे। तो बच्चों जरा A और
जो हम इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हम C1, C2 और C3 इन तीनों पे गौर करते हैं। बच्चों इन तीनों पे आवेश कैसा है, Q1, यानी Q1 जो है आवेश समान आवेश है, समान आवेश, और वो कितना है बच्चों, Q1। तो बच्चों जैसे ही हमें पता चलता है कि आवेश समान है तो हम क्या कहते हैं कि जिन जिन पे आवेश समान है वो सब श्रेणी क्रम में होंगे। ये तो आपको समझ में आता है। तो बच्चों हम सीधा कह सकते हैं जो इनकी तुल्य धारिता होगी वो कितनी होगी, तुल्य धारिता का फॉर्मूला हो जाएगा 1/C, और बच्चों ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बच्चों सबकी जो तुल्य धारिता है वो 10 माइक्रोफेरेड है, तो हम इसे कह सकते हैं 1/10 1/10 1/10 इस तरीके से। बच्चों अगर आप देखें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, सब जुड़ जाएंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा माइक्रोफेरेड। बच्चों हमें C चाहिए ना कि 1/C। तो हम इसको एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट, अगर आप देखें तो हम इसको C जो निकालेंगे तो अगर हम इसका उल्टा कर दें 1/C का, तो बच्चों इसका भी उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10/3 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों यहाँ पे आपको इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो बच्चों हमारी स्टेप 1 क्लियर हो गई है कि हमारे पास 3 संधारित्र की तुल्य धारिता आ गई है, लेकिन अभी पूरे संयोजन की नहीं आई है क्योंकि C4 रह गया है। तो इसको बच्चों मैं बताऊंगा कि समझने के लिए जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब जो हमारा ये 3 संधारित्र जो है सॉल्व हो चुके हैं, तो अब इसको हम डायग्राम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अपना डायग्राम थोड़ा छोटा करते हैं समझने के लिए। तो स्टूडेंट 3 संधारित्र जो यूज हो चुके हैं तो उसकी जो तुल्य धारिता है वो हम कह सकते हैं बच्चों, जो हमने C श्रेणी क्रम में निकाली है, हम कह सकते हैं जो श्रेणी क्रम में हमने निकाली है बच्चों, वो हमारे पास कितनी आई है बच्चों, हम कह सकते हैं वो 10/3 माइक्रोफेरेड इस तरीके से आई है। अब बच्चों हमारे पास तीनों को सॉल्व होकर एक संधारित्र बन गया है। अब बच्चों अगर हम बात करें कि हमारे पास और संधारित्र है, तो हमारे पास एक संधारित्र और बचा हुआ है, और बच्चों वो संधारित्र है हमारे पास C4 इस तरीके से आप देख सकते हैं। और बच्चों यहाँ पे अगर हमारे पास बैटरी लगी है तो वो बैटरी भी हमें दिखाई दे रही है इस प्रकार से। तो बच्चों आपको नजर आ रहा होगा कि हमारा डायग्राम कितना छोटा हो गया है, और आपको ये भी समझने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा कि ये जो श्रेणी क्रम में 3 होते हैं जो सॉल्व करके आए, और जो समांतर क्रम में C4 था वो किस क्रम में है, क्योंकि इन सब में आवेश कितना जा रहा है बच्चों, Q1 ये हमने माना हुआ है पहले, और बच्चों इसमें आवेश कितना जा रहा है, Q2। आप देख सकते हैं इसमें Q2 आवेश है जो कंबाइंड होकर यहाँ पे Q बना रहा है। तो बच्चों साफ साफ पता चल रहा है जो श्रेणी क्रम में हमारे पास धारिता आई थी और जो समांतर क्रम में धारिता गिवन है बच्चों, ये सब समांतर क्रम में होंगे। तो हम कह सकते हैं जो बच्चों समांतर क्रम में धारिता हमारे पास आएगी समांतर क्रम में, तो बच्चों जो श्रेणी क्रम में आई है वो प्लस जो हमारे पास C4 है, इस तरीके से हम कर सकते हैं बच्चों। और बच्चों समान श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता है बच्चों वो कितनी है, 10/3 ये आप देख सकते हैं। और बच्चों C4 हमारे पास कितनी है, 10। बच्चों ये सब माइक्रोफेरेड में, तो हम बाद में चाहे ऐसे रख सकते हैं। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 10 प्लस 30/3, तो बच्चों कितना आ जाएगा, 40/3 माइक्रोफेरेड। तो बच्चों ये हम देख सकते हैं जो हमारे पास पूरे संयोजन की धारिता आई है वो कितनी आई है स्टूडेंट, वो आई है हमारे पास 40/3। चाहे तो आप इसे, चूंकि ये हमारे तुल्य धारिता का मेन आंसर है, इसे हम थोड़ा सा अगर सही से कैलकुलेट करें तो बच्चों कितना हो जाएगा ये, अगर हम 4 को 3 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा बच्चों। फिर हमारे पास कितना बचेगा बच्चों, 10, और फिर ये आ जाएगा 3 3 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 3 9। और अगर हम बच्चों देखें कि 3 3 9, फिर एक बचेगा बच्चों, फिर हम पॉइंट लगा लेंगे इस प्रकार। और अगर हम सही है तो एक बार चेक कर लेते हैं, ये 30 है, 10 40/3 हो गया, 3 1 3, और ये हमारे पास 10 बचे, 3 3 9, फिर 10 बचे, और फिर ये इस तरीके से 13.3 हमारे पास आ सकती है बच्चों माइक्रोफेरेड। पर आपको ज़रूरत नहीं है, 40/3 ही रख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से किसी भी सर्किट को, जो बड़े से बड़ा सर्किट है उसको बेसिकली आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब हमारा काम है हर संधारित्र पे आवेश निकालने का। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ Q1 निकाल लें तो वो Q1 C1 C2 C3 सब में जाएगा, क्योंकि पूरे संधारित्र में आवेश समान है। तो हम इसको कैसे निकालते हैं हम देखते हैं जरा। तो स्टूडेंट अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमें अगर Q1 आवेश चाहिए तो बच्चों कितना होगा, वो जो पूरे श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता इन तीनों की, जो बच्चों ये वाली मैं आपको दोबारा बता दूं, ये जो तीनों को मिला के जो धारिता हमारी आई है बच्चों, ये तुल्य धारिता कहलाएगी श्रेणी क्रम की, और ये हमारे पास कितनी है बच्चों, 10/3। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे C श्रेणी क्रम
जो हमारे पास तुल्यधारिता आई है, इनटू बच्चों क्या आएगी, वोल्टेज आएगी यानी विभव आएगा। तो बच्चों Q1 कितना हो गया, श्रेणी क्रम में हमारे पास तुल्यधारिता 10/3। और बच्चों ये आप समझ सकते हैं कि ये वाला पूरा श्रेणी क्रम का संयोजन इस C4 के समांतर क्रम में, तो जितना विभव C4 पे होगा उतना इस पूरे पे होगा। तो बच्चों हम कह सकते हैं इस पे जो विभव होगा वो 500 वोल्ट होगा। तो बच्चों ये कितना आ गया हम देख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा। अब बच्चों एक चीज़ और है, क्योंकि हमारे पास माइक्रोफेरेड में, तो हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻⁻6 और 500 इस प्रकार। तो बच्चों थोड़ा सा देखें जरा, ये हमारे पास कितना है 5 × 1 2 3, बच्चों 3 जीरो हैं और ये 10⁻³ और ये प्लस की 0, ठीक है, अपॉन 3 आ जाएगा। तो बच्चों 5/3 आ जाएगा इंटू 10⁻³ इस प्रकार से लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो बच्चों अगर हम इसे थोड़ा सा देखना चाहें कि या तो हम इसे यहीं पे छोड़ सकते हैं इतने कूलाम, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। ये 5 को अगर 3 से हम डिवाइड करें तो कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। और बच्चों इसमें 2 बचेगा, फिर 20 बनेगा तो 3 6 18 होंगे बच्चों। फिर 1 0 बढ़ेगी तो फिर यहाँ पे 1.66 ऐसे ही चलता रहेगा और 10⁻³ कूलाम। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि अगर ये हम ऐसे करें तो 1.7 ले सकते हैं इसको अप्रॉक्सीमेट में, लगभग मान इसका कितना हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से हम कर सकते हैं बच्चों। तो ये बच्चों हमारा कौन सा आवेश आया है, ये आप देख सकते हैं, ये वह आवेश आया है हमारा पूरा श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में आवेश समान है। तो हम कहेंगे जो Q1 आवेश है वो C1 पे, और अगर हम बात करें C2 पे और C3 पे, सब पे सेम होगा। और बच्चों को कितना है 1.7 10⁻³ कूलाम, यानी 1.7 × 10⁻³ कूलाम। तो इसमें आपको आराम से निकालना आ सकता है बच्चों। बच्चों अब हमें निकालना है C4 पे आवेश, ठीक है बच्चों। C4 पे आवेश बच्चों आप देख सकते हैं चित्र में कितना है Q2। तो बच्चों Q2 हमारे पास कितना होगा तो मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि Q2 आवेश सिर्फ C4 पे है, तो जिसमें जो आवेश है बच्चों वही लिया जाएगा। तो Q2 आवेश के लिए हमें C4 की धारिता लेनी है। और बच्चों विभव बच्चों इस वाले संधारित्र में 500 वोल्ट का ही होगा, तो हम कहेंगे इसमें कितना वोल्टेज आएगी। C4 की धारिता है बच्चों कितनी, हमें ये सब दी थी 10 माइक्रोफेरेड, और बच्चों वोल्टेज कितनी है 5 वोल्ट। तो बच्चों 10 माइक्रोफेरेड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻6 फेरेड, ठीक है बच्चों। और ये कितना हो जाएगा बच्चों 5 वोल्ट, ये आप देख सकते हैं। तो बच्चों अगर आप देखें कि ये 0 यहाँ से जाएगी तो कितना आ जाएगा बच्चों 10⁻⁻5 10⁻⁻5 इंटू 5 आ जाएगा इस तरीके से। और बच्चों इतने गुलाम, तो बच्चों ये तो सीधा सीधा निकल गया, ये आ गया हमारे पास Q2 बराबर 5 × 10⁻⁻5 कूलाम। तो बच्चों इसमें एक बात गौर से आप देखेंगे, इसमें गौर से अगर आप देखें कि Q2 जब आपने निकाला तो आपने सिर्फ वही धारिता ली जो C4 में थी, आपने बाकी की नहीं ली। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आवेश अलग अलग हैं तो हमें जो आवेश जिस धारिता में जा रहा है हमें वही लेना है, हमें बाकी नहीं लेने हैं। और अगर आवेश समान है, जो जितने संधारितों में भी आवेश समान आएगा उन सबकी तुल्य धारिता में लेनी होती है। तो बच्चों ये बेसिक जो हमने इस प्रकार किया है, तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार से आप किसी भी तरीके के कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। हमेशा बस ध्यान रखना है कि हमें आपको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही चलना है, ठीक है स्टूडेंट्स। बच्चों ये आज का हमारा एक अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, और ये थोड़ा अलग टाइप का है बच्चों। जब ऐसा प्रश्न आता है तो बच्चे बहुत डर जाते हैं, क्योंकि इसमें कई बार उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता कि कैसे बैटरी लगी है, क्या करें। क्योंकि यहाँ पे एक अलग सा सिंबल देख रहे हैं जो हमें आपको पता है ये भूमिगत का है, जो ये हमारे पास ये प्रेजेंटेशन है। भूमिगत का मतलब होता है बच्चों अर्थ, तो इसका मतलब यहाँ पे ये अर्थ लगाया हुआ है, तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है बच्चों को, ये कई बार बोर्ड में रिपीट होता है। तो बच्चों इसमें मैं आपको बता दूं, हमें एक परिपथ दिया है जो कंप्लीट परिपथ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें 3 संधारित्र हैं और वो हमें दिए हुए हैं C1 C2 C3, सबकी धारिता 20 और किसी दूसरे की 30 और लास्ट वाले की 15 माइक्रोफेरेड है, ठीक है स्टूडेंट। और बच्चों इसका जो सबसे संधारित्र का लास्ट वाला सिरा है बच्चों वो अर्थ से कनेक्ट है। और बच्चों बिंदु ए पे जो विभव है वो 90 वोल्ट है। हमें जो बच्चों इसमें क्या निकलना है, C2 पे विभव चाहिए बच्चों, सिर्फ C2 पे, हमें बाकी किस पे विभव नहीं चाहिए। बच्चों इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें थोड़ा सा पहले हम चित्र को सही करेंगे, क्योंकि चित्र का समझ में नहीं आएगा तो हम नहीं कर सकते। बच्चों बिंदु ए पे जो है 90 वोल्ट का विभव है, ध्यान रखना धनात्मक विभव है। और बच्चों जो भूमिगत सिरा होता है, अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए B पॉइंट मान लूँ तो भूमिगत जो या B हमने मान चुके हैं तो कुछ और ले लेते हैं, D पॉइंट मान लेते हैं। तो बच्चों जो भूमिगत सिरा होता है बच्चों ध्यान रखना हमेशा उसका जो विभव होता है वो 0 होता है। अर्थ जहाँ से भी जुड़ती है उसका पोटेंशियल 0 माना गया है, ये आपको नोट करके रखना है। मैं आपको बता भी देता हूँ नोट करके, या आप नोट करके रख लीजिए कि जो अर्थ होती है बच्चों, अर्थ उसका जो विभव होता है वो 0 लेना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो बच्चों इसको अगर हम कंप्लीट करें अपने एक सिंपल सर्किट में, एक परिपथ में अगर इसे पूरा करें तो हम कैसे पूरा करेंगे बच्चों। ये बिंदु ए है, इस पर 90 वोल्ट का विभवांतर है, तो कैसे हो सकता है, हम कह सकते हैं यहाँ पे एक बैटरी होगी प्लस की और यहाँ पे माइनस होगा। और ये वाला सिरा बच्चों अगर हम
अर्थ से जोड़ दें इस तरीके से, तो इसका विभव कितना होगा 0। अगर इस पॉइंट का विभव 0 है और धनात्मक वाले का 90 वोल्ट है, क्योंकि वो बिंदु ए पर कितना विभव दे रहा है बच्चों, इस बिंदु ए पर वो दे रहा है 90 वोल्ट, तो हम कहेंगे जो बैटरी है वो हमारे पास 90 वोल्ट की बैटरी है, क्योंकि वो इस बिंदु ए पे कितना वोल्टेज दे रही है बच्चों, 90 वोल्ट दे रही है। तो इस पे 90 वोल्ट है, इस पे 0 है, तो यहाँ पे यहाँ तक अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा बच्चों ये समझने वाली बातें, बिंदु ए से और ये बिंदु डी तक जो पूरा विभवांतर है बच्चों, ये पूरा 90 वोल्ट का कहलाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, ये 90 वोल्ट C1 पे अलग जाएगा, C2 पे अलग जाएगा, C3 पे अलग जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग होता है। और बच्चों सबकी धारिता में गिवन है 20 माइक्रोफेरेड, 30 माइक्रोफेरेड और हमारे पे 15 माइक्रोफेरेड। तो बच्चों हमें सब पे नहीं निकालना है विभव, हमें सिर्फ C2 वाले पे निकालना है। मैं फिर एक बार कॉल कर दूं, पूरे परिपथ में विभव 90 वोल्ट का है, लेकिन C2 पे विभव क्या होगा वो हमें निकालना है। तो बच्चों हम जानते हैं जो धारिता का फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, Q अपॉन V। तो अगर हमें V चाहिए तो बच्चों V कितना होगा, Q अपॉन C। पर C कितना लेना है बच्चों, जिस पे आपको विभव निकालना है, क्योंकि विभव सब पे अलग अलग है, तो उसी पे आप धारिता लेंगे जिस पे आपको विभव चाहिए, तो हम इसे C2 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब बात ये आती है बच्चों Q कितना होगा। तो बच्चों ये तो मैं आपको बता दूं, जो Q यहाँ से चलेगा वो सब में सेम होगा, यहाँ पे भी 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 सेम होगा। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कोई आवेश किसी संधारितों में समान है तो उन सबकी तुल्य धारिता ली जाएगी। तो सबसे पहला काम होगा बच्चों, आप Q तभी निकाल पाएंगे जब तुल्य धारिता निकालें। तो तुल्य धारिता निकालने के लिए कैसे करेंगे बच्चों, तो हम तुल्य धारिता में कह सकते हैं सब श्रेणी क्रम में, तो तुल्य धारिता जो आएगी वो आएगी श्रेणी क्रम में लगा के, और वो होगी 1/C, तो ये हो जाएगा 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 1 श्रेणी क्रम में हो जाएगा इस तरीके से। और 1/C1 कितनी है बच्चों 20, प्लस कितनी है बच्चों 30, और प्लस कितनी है बच्चों 15। ये बात आपको समझ में आती है, और ये सब माइक्रोफेरेड में स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसको हम बच्चों एक एक करके सॉल्व करेंगे। 1/20 एज इट इज रखो, इसको मत छेड़ो। और बच्चों 1/30 और 1/15 को अगर हम सॉल्व करें तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं एलसीएम, यानी इसको डायरेक्ट अगर इस तरह से लिख दें तो ये भी काम चल जाता है एलसीएम का, आपको डायरेक्ट एलसीएम की जरूरत नहीं। और ये सॉरी 15 है, ये 45 नहीं 15 है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस साइड कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और इस साइड कितना आ जाएगा बच्चों 30 आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है एलसीएम का। तो 1/C कितना हो जाएगा बच्चों 1/20, ऊपर हो जाएगा बच्चों 45 यानी 45, और नीचे हो जाएगा 30 गुणा 15। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, बच्चों 15 से कट सकता है, 15 3 45, और 30 से ये कट सकता है बच्चों, कितना आ गया 10 आ गया। तो बच्चों इसे हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, जिससे आपको थोड़ा सही से समझ में आ जाए। ये अगर हम श्रेणी क्रम में से करें तो बच्चों ये 1/20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/10 हो जाएगा, 1/10। तो बच्चों ये अगर इसका एलसीएम भी इस तरीके से ले लें, इधर 10 कर दें इधर 20 कर दें, और 10 गुणा 20, तो बच्चों ये कितना हो गया ऊपर 30 हो गया, ये आप देख सकते हैं। और नीचे कितना हो गया, इसको एज इट इज रखो आप लोग, इसे छेड़ने की जरूरत ही नहीं आपको। तो बच्चों ये कितना हो गया 0 से 0 कट सकती है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। तो बच्चों हमें तो C चाहिए होता है, तो श्रेणी क्रम का जो C है वो कितना आएगा स्टूडेंट, वो आ जाएगा अगर हम बात करें 20/3, और ये आएगा बच्चों माइक्रोफेरेड में। तो हमारे पास सीधा बच्चों तुल्य धारिता कितनी आ गई 20/3 माइक्रोफेरेड में आ गई। तो बच्चों हमारे पास Q कितना आएगा, तो हम कह सकते हैं Q जो होगा बच्चों वो होगा जो जितनी धारिता हमारी आई है श्रेणी क्रम में, और जितनी वोल्टेज है बच्चों V, तो श्रेणी क्रम में 20/3 आई है वोल्टेज, कितनी है बच्चों 90, और 3 से 3 कट गया 0 आ गई। तो बच्चों ये आ गया कितना, ये हमारे पास आ गया। इसमें एक काम और करते हैं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, क्योंकि ये माइक्रोफेरेड में, तो हम करेंगे 20/3 इंटू 10⁻⁻6, और विभव हमारे पास 90 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 3 से हम अगर इसे करते 30 हो गया। तो बच्चों आप गौर से देखो 1 0 और 2 0, जब यहाँ पे जाएंगे तो 10⁻⁻ कितना आएगा बच्चों 10⁻⁻4 आएगा, और ये कितना बचेगा बच्चों 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया आवेश। तो बच्चों ये आवेश पूरे परिपथ के लिए आया है, तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास Q की वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी आई है बच्चों 6 × 10⁻⁻4 कूलम। बच्चों ये वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें इस समीकरण 1 में, तो इसमें हमारे पास आएगा 6 × 10⁻⁻4 कूलम। और बच्चों धारिता कितनी है हमारे पास 30, और बच्चों माइक्रोफेरेड है तो कितना करेंगे 10⁻⁻6। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी फेरेड बन जाएगी, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब बच्चों थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करें कि थोड़ी देर के लिए इसको हम सॉल्व करके देखें तो कितना होगा, इसमें बच्चों -6 को अगर ऊपर ले जाएं, पहले तो एक काम करें 0 जो है -6 से हट जाएगी, तो 6 × 10⁻⁻4 और 3 × 10⁻5 हो जाएगा। बच्चों -5 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा 6 गुणा ये ऊपर जाएगा तो हम कर सकते हैं -4, ये प्लस का हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं प्लस का हो गया। और नीचे क्या बच्चों 3, और 3 से और 6 को,
तो बच्चों ये आप देख रहे हो 6 से 6 को जो हमने 3 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, और बच्चों यहाँ पे कितनी पावर बची, 1 पावर बचेगी। तो बच्चों कुल मिला के हमारे पास जो आ गया ये फॉर्मूला, तो हम कह सकते हैं जो विभव हमारे पास आएगा बच्चों, विभव हमारे पास आएगा ये 2 आया, और एक यहाँ 10 के बाद 1 बचेगा हमारे पास, तो हम 20 कर सकते हैं, तो विभव आएगा बच्चों 20 वोल्ट। तो इस प्रकार से बच्चों थोड़ा सा ध्यान से अगर हम देखें कि सबसे पहले हमें आवेश निकालना था, उसके लिए हमने तुल्यधारिता निकाली, तुल्यधारिता हमारे पास जब आ गई उसके बाद हमने आवेश निकाल लिया और आवेश का फॉर्मूला यहाँ रख दिया। तो बच्चों ये एक अलग तरीके का परिपथ था। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों इसमें इसी चीज़ को आती है समझने में कि अगर एक बिंदु पे पोटेंशियल दिया है, विभव दिया है, और दूसरे बिंदु पे अर्थ है, तो उसका क्या मतलब है बच्चों, जो अर्थ है उसे आप बैटरी का निगेटिव मान के चलें और उसका विभव 0 होता है, और जो ए वाला पोटेंशियल है, जो ए का विभव दिया वो आप बैटरी के धनात्मक से जोड़ दें और टोटल पोटेंशियल यहाँ लिख दें। तो इस प्रकार से बच्चों मैं मानता हूं कि ये जो आपके पास जितने भी न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं बच्चों, एक बेसिक न्यूमेरिकल थे जो बोर्ड में आए हुए हैं या एनसीईआरटी में गिवन है। इन बेसिक की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बड़े से बड़े न्यूमेरिकल कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज की क्लास का जो हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आगे आपको बहुत न्यूमेरिकल मिलेंगे जो मैं आपको करवाऊंगा बच्चों। ये टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा, क्योंकि बच्चों संधारित्र यूज़ होता है विद्युत में, जहाँ हमें करंट की या हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, विद्युत एनर्जी की। तो बच्चों इसमें हम पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊंगा, परिभाषा भी लिखने को आती है, क्योंकि परिभाषा अगर आपको समझ में आती है तो फिर मैं आपको इसका डेरिवेशन भी करवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों सबसे पहली बात है कि ऊर्जा आती कहाँ से है या ये ऊर्जा है क्या। तो बच्चों संधारित्र की प्लेटों पर जो आवेश दिया जाता है, और किसके द्वारा दिया जाता है बच्चों, स्रोत द्वारा। स्रोत हम कह सकते हैं बैटरी। तो बच्चों संधारित्र की प्लेट पर आवेश संचित करने में स्रोत या बैटरी द्वारा किया गया कुल कार्य, जो भी किया गया कुल कार्य होगा बच्चों, वो संधारित्र की ऊर्जा कहलाती है। ये आप ध्यान रखना, संधारित्र की ऊर्जा बेसिकली जो बैटरी या स्रोत द्वारा कार्य किया जाएगा आवेश देने में, वो उसकी कुल ऊर्जा कहलाएगी। अभी हम देखेंगे वो कार्य कितना होगा, जितना वो कार्य होगा उतनी वो ऊर्जा होगी। और बच्चों ये ऊर्जा कहाँ होती है, किस रूप में संचित होती है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो बच्चों अगर आपको ये परिभाषा समझ में आती है तो सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि हमें कुल कार्य पे बात करनी है। जितना भी कुल कार्य होगा तो कार्य ही ऊर्जा होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने इसमें आपको 2 फिगर दिखाने की कोशिश की, आप देख सके। एक फिगर फर्स्ट है बच्चों, इसमें एक संधारित्र दिखाया है जिसमें आप अरेंजमेंट देख सकते हैं पहले की तरह। एक इस यहाँ पे इस बार मैंने एक की यानी कुंजी दिखाई है जो इसमें काम नहीं कर रही है, अभी ये खुली हुई है, ये बंद कुंजी नहीं है, तो ये परिपथ खुला हुआ है। तो बच्चों इसमें कोई आवेश अभी नहीं गया, क्योंकि बैटरी कोई भी चार्ज आवेश नहीं दे सकती। ठीक है, और जब कोई आवेश नहीं है तो इस पर चार्ज कितना है बच्चों, आवेश 0 है। और जब आवेश ही नहीं है, कोई काम नहीं किया गया, तो किया गया कार्य कितना है बच्चों, प्रारंभिक कार्य 0 है। अब बच्चों दूसरी फिगर में अगर हम यहाँ पे देखें, जब हमने की, ये बच्चों सिंबल होता है जब परिपथ बंद हो जाए, यानी ये कुंजी बंद हो गई है, अब बैटरी अपना चार्ज देना शुरू करेगी। और यहाँ पे हमने चार्ज दिखा रखा है आवेश कि दोनों प्लेट पे आवेश आ चुका है Q, माना इसका जो अधिकतम आवेश है Q आ चुका है। तो बच्चों इसमें हम बात करेंगे कि अगर 0 से अधिकतम आवेश Q आया तो किसी समय में, अगर हम माने किसी अल्प समय dt में जो आवेश सप्लाई किया जा रहा था बैटरी द्वारा, वो आवेश था अल्प समय dt में अल्प आवेश। तो बच्चों वो जो अल्प आवेश सप्लाई किया जा रहा था यानी संचित हो रहा था, इसे हम कह सकते हैं संचित, अल्प आवेश संचित हो रहा था। तो बच्चों वो कितना हो रहा था, वो हम मान सकते हैं dq, थोड़ी देर के लिए, कि किसी टाइम पे बच्चों dq का मतलब है अल्प आवेश। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगर अल्प समय में dq आवेश जा रहा था तो इस dq आवेश को प्लेट तक पहुंचाने में स्रोत द्वारा कितना कार्य किया गया। अगर ये हमारे पास बैटरी है, इस तरीके से बैटरी जो स्रोत का काम कर रही है, ठीक है बच्चों, तो ये कितना वर्क कर रही है, कितना कार्य कर रही है, कैसे निकालें। तो बच्चों जानते हैं कि विभव बराबर होता है W/Q। इससे बच्चों कार्य कितना आ जाएगा, W बराबर Q × V। और अगर ये फॉर्मूला है कार्य बराबर आवेश गुणा विभव, तो बच्चों हमने तो अल्प आवेश दिया है, क्योंकि हम उस समय पर बात कर रहे हैं जिसमें अल्प समय dt पे अल्प आवेश दिया गया हो, तो बच्चों उसे हम अल्प कार्य मानेंगे कि हमने अल्प कार्य, बहुत सूक्ष्म कार्य किया है dq आवेश को प्रोवाइड करने में। और विभव कितना, तो उस टाइम बच्चों हमने v मान लिया, कुछ तो विभव रहा ही होगा बच्चों। अब बच्चों इस पे थोड़ी देर से के लिए अगर हम बात करें कि V का फॉर्मूला, V की वैल्यू क्या रख सकते हैं बच्चों, तो हम जानते हैं बच्चों हमें, क्योंकि जो भी एनर्जी निकालनी है हम थोड़ा संधारित्र की धारिता को लेते हुए चलेंगे, तो V का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो हम कितना कह सकते हैं, Q/C, इस तरह से कह सकते हैं बच्चों हम लोग, क्योंकि C बराबर Q/V होता है, तो V बराबर कितना हो गया, Q/C। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख दें और
इस तरीके से चलो स्मॉल ही ले लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल माना है, Q अपॉन C। तो Q अपॉन C आ गया और यहाँ क्या आ गया, dQ आ गया। बच्चों ये है अल्प समय आवेश, अल्प आवेश को पहुंचाने में किया गया कार्य है, ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों अगर मैं कुल कार्य निकालना है तो कैसे आएगा, तो बच्चों जो कुल कार्य आएगा यहाँ पे मैं बता दूं कुल कार्य है, तो बच्चों उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, समाकलन करना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रल हम dw का करेंगे। तो बच्चों जब कोई आवेश ही नहीं पहुंचाया गया था तो वर्क कितना था बच्चों, 0। तो लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी। टोटल जब आवेश पहुंच चुका था Q, तो टोटल वर्क हमें चाहिए वो W हो जाएगा। तो बच्चों धारिता जो होती है, संधारित्र का नियतांक होते हैं, इसे हम बाहर रख लेंगे। तो बच्चों पहले आवेश कितना था, 0, तो जो प्रारंभिक लिमिट है वो तो 0 आ गई। और कहां तक आवेश गया बच्चों, Q तक जाएगा, और इस प्रकार Q इंटू dQ आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट। तो बच्चों हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, समीकरण 3 आ गई। तो बच्चों अगर हम इसे सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे आप देख सकते हैं थोड़ा सा हम इसे किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों dw का इंटीग्रल W होगा और यहाँ पे हम लिमिट रख सकते हैं 0 से W। 1 अपॉन C को नहीं छेड़ेंगे, जो बच्चे 11वीं करके आए उन्हें पता ही है कि समाकलन कैसे करते हैं। Q यहाँ पे एक वेरिएबल है हम कह सकते हैं, यानी एक चर राशि है, और इस पे अगर हम पावर थोड़ी देर के लिए 1 मान लें तो समाकलन में क्या होता है बच्चों, पावर में एक ऐड हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से Q। इस प्रकार कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आप देखें जब इसमें हम अंतिम लिमिट रखेंगे तो W आएगा, लोअर लिमिट रखते हुए माइनस आता है और फिर 0 कर सकते हैं इस तरीके से, और ये 1 अपॉन C हो गया बच्चों, 2 बाहर निकाल लें। इसी प्रकार बच्चों जब Q रखेंगे Q में तो Q ही आएगा, और जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो फाइनल जो हमारे पास बचा वो क्या बचा, 0 लिखने की हमें जरूरत नहीं, W आ गया, और बच्चों ये भी 0 हट जाएगा, तो हम कहेंगे 1 अपॉन, ये हमारे पास आ जाएगा 2, और हम कहेंगे Q स्क्वायर अपॉन C। तो बच्चों यही संधारित्र के अंदर ऊर्जा कहलाती है। संधारित्र की जो ऊर्जा होती है बच्चों यही होती है, और ये हमारी होती है 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। बच्चों इसमें मैं आपको खास बात बताना चाहता हूँ, कभी कभी हमें आवेश ना देके विभव गिवन होता है, तो उसमें हम कैसे करेंगे बच्चों, इस फॉर्मूले को और भी तरीके से हम अपना बदल सकते हैं। वो कैसे बदल सकते हैं आप देखें, क्योंकि अगर C बराबर Q अपॉन V होता है तो बच्चों यहाँ से Q कितना हो जाएगा, CV हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो बच्चों अगर हम समीकरण 1 में वैल्यू रख दें, यहाँ पे आप देखें U बराबर हाफ और Q की वैल्यू रख दें CV और इसका स्क्वायर कर दें, और अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास, C आ जाएगा। तो बच्चों अगर आप देखें ये आ गया हमारे पास, ये हाफ और C स्क्वायर, V स्क्वायर अपॉन C हो गया, एक C से एक C कट गया, तो बच्चों ये हमारे पास आ गया हाफ CV स्क्वायर। तो बच्चों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे हम समीकरण जो है B मान सकते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा अगर गौर से देखें हम लोग इस बात को, तो इस बात को अगर गौर से देखें तो अगर हमें आवेश गिवन है तो हम Q स्क्वायर अपॉन C लगाएंगे, अगर हमें विभव गिवन है तो हाफ CV स्क्वायर लगाएंगे। बच्चों यही जो ऊर्जा होती है ये संधारित्र की ऊर्जा कहलाती है। लेकिन बच्चों इसमें अब आपको बहुत ज्यादा क्लियर बात नहीं हो पाएगी। बात आती है ये ऊर्जा संधारित्र में कहाँ होती है, ये ऊर्जा कहाँ है। तो बच्चों इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम एक छोटा सा इससे ही रिलेटेड हल्का सा एक व्यंजक प्राप्त करेंगे, और वो होगा ऊर्जा घनत्व का। उससे मैं आपको बताऊंगा कि ये ऊर्जा संधारित्र के अंदर संचित किस रूप में होती है, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताऊंगा जो हमने संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा बताई है उसमें ऊर्जा घनत्व क्या होता है। तो बच्चों संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित होती है वो संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों ये हमें बहुत अच्छी जानकारी देगा, क्यों देगा मैं आपको बताता हूँ। अगर संधारित्र की ऊर्जा जिसका व्यंजक अभी हमने प्राप्त किया है उसको हम लिख दें हाफ CV स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों गौर से देखना कि ये है समांतर प्लेट संधारित्र, और समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये फार्मूला हम रख सकते हैं। और बच्चों इसका नाम अगर मैं इक्वेशन सेकंड रख दूं तो एक फार्मूला हम और जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र होता है विद्युत प्रवणता के, ये हम जानते हैं बच्चों। माइनस साइन अभी मैं इग्नोर कर रहा हूं बच्चों। ये तब है dV अपॉन dr का मतलब है जब अल्प चेंज हो, यानी सूक्ष्म अंतर हो r के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर अंतर ज्यादा है विभव में तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं V अपॉन r। तो बच्चों अगर यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस दो जो आवेश है उनके बीच की दूरी d ली है, यानी अगर धनात्मक का आवेश धीरे धीरे कम होता जाता है और वो दूरी मैंने d ली है, तो मैं यहाँ पे v r की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों, d। तो v का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया बच्चों, e इंटू डी आ गया। ये आप समझ सकते हैं बच्चों। अब बच्चों दो फॉर्मूले हमारे पास हो गए हैं। ये फॉर्मूले अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो हमारे पास क्या आता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, जो हमने धारिता की वैल्यू ली है बच्चों, और यहाँ पे आ गया हमारे पास E इंटू डी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे V स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा।
तो बच्चों थोड़ा देर यहाँ पे देखें, हाफ एप्सिलॉन नॉट को अगर बाहर रख लें ए, और बच्चों ई स्क्वायर को भी यहाँ पे बाहर रखें और डी स्क्वायर इसके साथ मिला दें, ये डी स्क्वायर ए के साथ मिला दें अपॉन डी, तो यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या हुआ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी इंटू ई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 4। बच्चों थोड़ा गौर से देखो कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये टर्म हमें क्या बताती है। बच्चों एरिया का मतलब है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का एरिया, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, और बच्चों उनके बीच की दूरी डी। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हो 4 लाइन में ब्लॉक में मैंने बंद किया हुआ है, बेसिकली प्लेट का एरिया और यहाँ से डी दूरी। तो बच्चों इस पूरे को मिलाएं तो हमें आयतन मिल जाएगा। ये बात आपको समझ में आती है। तो ये बेसिकली अगर मैं बताऊं तो संधारित्र के आयतन को शो कर रहा है। तो बच्चों हमें चाहिए ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व क्या होगा बच्चों, तो ऊर्जा घनत्व हमारे पास होगा, अगर मैं ऊर्जा घनत्व को U डैश से बताऊं तो जो ऊर्जा हमारी कुल संधारित्र की है अगर उससे हम आयतन से डिवाइड कर दें तो बच्चों ऊर्जा होगी हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट AD ई स्क्वायर, और बच्चों संधारित्र का आयतन होता है AD, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, U डैश बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो बच्चों मैंने ये आपको फॉर्मूला क्यों बताया, ये ध्यान से सुनना। बच्चों ऊर्जा घनत्व हमें ये बताता है, अगर आप देखें 1/2 एक गणितीय मान है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, ये भी नियतांक है। तो बच्चों जो ऊर्जा होती है बेसिकली, ऊर्जा घनत्व मतलब प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा, तो जो ऊर्जा होती है संधारित्र में वो विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है, यानी यहाँ पे जो ऊर्जा होगी संधारित्र की बच्चों वो विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होगी। और प्लेट, ये हम कह भी सकते हैं कि पैरावैद्युत, बच्चों ये बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैरावैद्युत माध्यम में संचित होती है, में संचित। तो बच्चों संधारित्र की जो भी ऊर्जा है वो विद्युत क्षेत्र के रूप में पराविद्युत माध्यम में संचित होती है। तो बच्चों अब ये ऊर्जा से रिलेटेड हमारे सारा जो व्यंजक है प्राप्त हो चुका है। इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आए तो आप कर सकते हैं। बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारा अध्याय 2 का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है उसे करेंगे और हमारी फर्स्ट यूनिट पूरी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स।